हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीएसए जयपुर के यूट्यूब चैनल पे। यस, तो जो भी साथी पंजाब पीजीटी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट जो एग्जाम है वो आपका जो है दिसंबर में होने का है। 6 मंथ की कोर्स की वैलिडिटी है बेटा, और कोर्स का प्राइस, मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स जो है वो हमारे ऐप पे आपको मिल रहा है ना। और कोर्स में क्या क्या मिल रहा है देखो, कंप्लीट टेस्ट, कंप्लीट कंटेंट, एज जो आपका सिलेबस दिया हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम आपके पास एक एक पोर्शन को हमने वहां मेंशन किया हुआ है। दूसरा, इसी में आपको एक टेस्ट सीरीज मिल रही है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है विद वीडियो सॉल्यूशन, और बहुत सारे क्वेश्चन पीजीटी लेवल के जो अलग अलग एग्जामों में आए हुए हैं वो आपको मिल रहे हैं। सही है, तो एक एग्जाम में तैयारी करने के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट। अगर आपने पढ़ लिया, मैं कह रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको आपके ऐप से यानी कि कोर्स से ही आपको मिल जाएंगे। सही है, जैसा कि आप देख रहे हो अभी रिसेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर में सबसे ज्यादा सिलेक्शन आपके आरपीएससी में जीएसी जयपुर के हुए, चाहे फर्स्ट ग्रेड 2023 की भर्ती हो, चाहे हरियाणा पीजीटी 2025 की भर्ती हो। तो टारगेट पंजाब पीजीटी आप भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो बिना किसी देरी के। करना क्या है, जीएसी जयपुर ऐप डाउनलोड करना है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं बेटा, जो हमारा अपकमिंग लाइव बैच है पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, वो 29 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है ना। तो ऑल ओवर इंडिया जितने भी पीजीटी के एग्जाम है, आरपीएससी है, यूपी पीजीटी है, मतलब उसमें हम एक ऐसा कोर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं लाइव, कि आप चाहे ईएमआरएस का एग्जाम दो, चाहे केवीएस का एग्जाम दो, आपको पूरा कंटेंट उसमें हम आपको लाइव पढ़ाने जा रहे हैं ना। तो डोंट वरी, उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो। जो बैच हमारा 29 जुलाई से स्टार्ट होगा, चलिएगा। तो ये हमारा सेशन 4 है। इससे पहले 3 सेशन आ चुके हैं। सही है, हमारी सुपर पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, लीजिएगा। भाई क्वेश्चन आपके पास ये हमने कर लिया था, ये क्वेश्चन जो है ये पिछले सेशन में हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। अब हम बात करने वाले हैं, ये रहा, कह रहा था मोलिक्यूल विच हैज डाइपोल मोमेंट। भाई डाइपोल मोमेंट किसके पास होगा? नॉर्मली सर जो मोलिक्यूल पोलर होगा। ठीक है, अब आपको पता है, देखो एक बात याद रखना, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। ऐसा मोलिक्यूल जो वेल हाइब्रिडाइज्ड है, सराउंडिंग एटम सारे सेम है, उसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। यहाँ पे आप देखोगे, आपसे यही पूछा है, हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। तो आपको पता है भाई, पानी जो है, पानी में तो सराउंडिंग एटम सारे सेम नहीं है, दो बॉन्ड पेयर है, दो लोन पेयर है, ये तो पोलर है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता। बोलो। दूसरा, ऐसे ही SO2, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा था भाई, SO2 की शेप कैसी होती है? ये बेंड शेप का होता है, ये भी आपका पोलर होगा। सही है, यानी कि इसका डाइपोल मोमेंट भी 0 नहीं होगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं अमोनिया, अब देखो अमोनिया में भी सराउंडिंग एटम 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन। मैंने कहा सराउंडिंग एटम सारे सेम होने चाहिए, भाई इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? नॉन जीरो। BCl3, देखो BCl3 बेटा, BCl3 वेल हाइब्रिडाइज है, sp2 है, सराउंडिंग एटम सारे सेम है, कुछ भी कर लो, इसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? 0 आएगा। समझा नहीं समझे? क्लियर है? तो याद रखिएगा, वैसे हम पढ़ते भी है भाई, डाइपोल मोमेंट जो है वो हमारा कैसे निकाला जाता है? Q/D सर, ऐसे निकालते हैं। सही है। दूसरा, इसकी यूनिट पूछ ले, कई बार यूनिट पूछ लेता है, यूनिट क्या होती है? dy होती है। ठीक है। उसके अलावा ऐसे मॉलिक्यूल जितने भी होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल हैं, उन सब का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। उसके अलावा वेल हाइब्रिडाइजेशन, सराउंडिंग एटम सारे के सारे सेम होने चाहिए, यानी कि सारे के सारे बॉन्ड पेयर होने चाहिए, तो उनका डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है ना। जैसे मान लो मैं कहूँ CO2 भी नॉन पोलर है, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। अभी BX3 आपने देखा, डाइपोल मोमेंट क्या था? 0। मैं कह दूं CH4, मैं कह दूं SF6, मैं कह दूं IF7, मैं कह दूं PCl5, इन सब में सराउंडिंग एटम सेम है, इन सब का डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। सही है। और क्या सवाल आ सकता है? जैसे नेट के एग्जाम में सवाल आया हुआ है भाई, देखो अमोनिया का डाइपोल मोमेंट जो है वो NF3 से क्या होता है? ज्यादा। फिर कौन होता है? BF3। ये गेट में एक बार सवाल पूछा गया था डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड, तो याद रखना। डाइपोल मोमेंट का सवाल आएगा आपके नोट से, आएगा केमिकल बॉन्डिंग में, या उसमें आपका जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें हमने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है, नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन में, तो इसको कवर कर लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, प्लेनर बोल रहा है, प्लेनर प्लेनर प्लेनर। तो प्लेनर का एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो भाई, वैसे तो आपको ज्योमेट्री जो आपने पढ़ी हो उसी से पता चल जाएगा। यहाँ पे तो आपको XCF4 बनाओगे भाई। XCF4 में क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है सर? स्टेरिक नंबर निकालेंगे, 4 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। सही है। हाइब्रिडाइजेशन तो क्या हो गई इसमें सर जी? हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3
हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी भाई यहाँ पे सर sp3d2। ज्योमेट्री क्या होगी ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप दो लोन पेयर आ गए तो क्या बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा, ये बनेगा। बाकी सब आप बना सकते हो भाई। bf4 दिया हुआ है, bf4 आपको पता है कैसा बनेगा सर, bf4 टेट्राहेड्रल बनेगा। NH4 पॉजिटिव दिया हुआ है, NH4 भी कैसी शेप बनेगी, ये भी टेट्राहेड्रल बनेगा। तो प्लेनर पूछा है, बोलो। उसके अलावा देखो प्लेनर स्पीसीज क्या क्या हो सकती हैं मैं आपको और भी कंक्लूड करके बता देता हूं, सुन लो भाई। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इनमें कुछ नहीं देखना, ये हमेशा क्या होंगे, ये हमेशा प्लेनर होंगे। यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जिसकी हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन या तो sp2 है या फिर sp है, वो सब ट्राई वो प्लेनर ही बनेंगे, सही है ना। sp3 कब प्लेनर बनेगा, जब sp3 में दो बॉन्ड पेयर आ जाएं और दो लोन पेयर आ जाएं, ये प्लेनर बन जाएगा, सही है। उसके अलावा मैं बात करूं sp3d की बात करें, ये प्लेनर कब बनेगा, सही है। तो ये आपका जब टीबीपी ज्योमेट्री होती है, टीबीपी ज्योमेट्री में जब आपके पास तीन लोन पेयर आ जाए तो वो आपका प्लेनर बन जाता है, क्योंकि तीन एटम ही बनेंगे, I3 नेगेटिव हो गया। उसके अलावा देखो आप ट्राइगोनल प्लेनर पढ़ते हो, स्क्वायर प्लेनर पढ़ते हो, पेंटागोनल प्लेनर पढ़ते हो ना, ये तो पढ़ते हो। जैसे ट्राइगोनल प्लेनर आपका BF3 हो गया, स्क्वायर प्लेनर आपने अभी देखा XCF4 हो गया, पेंटागोनल प्लेनर आ जाए XCF5 माइनस, ये भी आपका प्लेनर ही होता है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा प्लेनरिटी से, याद रखना, ठीक है। आगे देखो मेटेलिक लश्चर इज एक्सप्लेन बाय, देखो यार मेटल में क्या होता है ध्यान से सुनना, आपको मैंने बताया हुआ भी है बेटा। मेटल में अगर बॉन्डिंग की बात करें तो मेटल के अंदर क्या होता है हमारे पास, मेटल के अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, बॉन्डिंग में भी आपको पढ़ाता हूं, इलेक्ट्रॉन का समुंदर, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास होता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल में, और इनके बीच में आपके पास, इसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इनके बीच में आपके पास कौन होते हैं, मेटल आयन। और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, सही है। जो मेटल आयन होते हैं इनको हम बोलते हैं कर्नल्स। तो कह रहा है जो मेटेलिक लश्चर आता है, मेटल चमकते जो आपको नजर आते हैं, वो किस वजह से आते हैं, तो उनमें इन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ओसिलेशन होता है, सही है। एक्साइटेशन ऑफ फ्री प्रोटॉन, प्रोटॉन कहां गया भाई, डिफ्यूजन ऑफ मेटल आयन नहीं, ओसिलेशन ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन। जो लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल में वो ओसिलेट करते रहते हैं, क्लियर है। अगला सवाल देखो भाई, क्या कह रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इन O2 नेगेटिव। भाई ये तो देखो, सुनो बेटा, इस वाले कॉन्सेप्ट में O2 नेगेटिव में आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है, और मुझे नहीं लगता यार ये सवाल कोई नहीं कर पाएगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपसे केवल और केवल बॉन्ड ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है ना। भाई देखो O2 की कहानी सुन लो, O2 की कहानी सुन लो, O2 की कहानी ऐसे समझो, ऑक्सीजन याद रखो। O2 में सबको पता है यार, ऑक्सीजन सर ऐसे बनाते हैं, ये तो बॉन्ड ऑर्डर सबको पता है, सही है ना। ये कितना होगा 2, सही है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 16। अगर मैं O2 से O2 माइनस जाऊंगा तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाएगा, -2 जाऊंगा तो 1.0 हो जाएगा, O2 प्लस करूंगा तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, 2.5 हो जाएगा, O2 प्लस 2 करूंगा तो बॉन्ड ऑर्डर 3.0 हो जाएगा, सही है। दूसरा याद रखिएगा, यहाँ पे देखो, ये जो O2 माइनस बनता है ये आपका डाया बनता है, दूसरा O2 प्लस 2 जो बनता है ये भी कैसा बनेगा, डाया। बाकी बीच वाली स्पीसीज क्या बनेंगी, पैरा पैरा पैरा। कर लोगे, समझा नहीं समझे। अब आपके पास O2 माइनस दिया हुआ है बेटा, O2 माइनस ना सुपर ऑक्साइड होता है, क्या होता है, सुपर ऑक्साइड आयन, ठीक है। और O2 माइनस आयन जो है वो परोक्साइड होता है। यहाँ पे थोड़ी करेक्शन कर लेना, पेपर में जो सवाल था ना उसमें परोक्साइड आयन दिया हुआ था, O2 माइनस 2। तो O2 माइनस 2 में परोक्साइड में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1.0, यानी कि पहला ऑप्शन बन जाएगा, क्लियर है, कर लोगे। हाँ अगर O2 माइनस होता, सुपर ऑक्साइड होता, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता, 1.5। यहां से क्वेश्चन पूछता ही है, सही है। दूसरा एक याद रखना, यहाँ पे मैं आपको और बता देता हूं बेटा, जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ओ बॉन्ड की रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आएगी, सही है ना। तो O2 जो है सबसे ज्यादा किसकी आती है, O2 प्लस 2 की, फिर O2 प्लस की, फिर O2 की, फिर O2 माइनस की, फिर O2 माइनस 2 की। ये नेट में भी आया हुआ है, सही है, बोलो
चलिएगा, वैल्यू कितनी आती है बेटा, देखो डाई ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पे लगभग आती है वैल्यू 1560, ये आती है 1160, ये आती है 750 से 850, सही है। O2 प्लस में लगभग चली जाती है 1850 और ये पहुंच जाती है 2200 के आसपास। वैल्यू जो है हम किस में पढ़ते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स में। एक बात और बता देता हूँ, बाइनऑर्गेनिक से भी आपके पेपर में सवाल पूछता है बेटा, जो हेमोग्लोबिन होता है ना, हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, उसमें जो O2 बाइंड करता है वो सुपर ऑक्साइड फॉर्म में बाइंड करता है, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 1160, सही है। जो आपके पास हेमीराइथिन होता है, हेमीराइथिन, उसमें O2 जो बाइंड करता है वो आपका बाइंड करता है O2 HO2 माइनस, इस फॉर्म में O2 बाइंड करता है, ये लगभग आती है 750 के आसपास। जो आपका हेमोसाइनिन होता है, ब्लू कॉपर प्रोटीन, इनवर्टिब्रेट, उसमें क्या बोलते हैं आपका ब्लू ब्लड भी हम जिसको बोलते हैं, ये इसमें बाइंड करता है O2 माइनस 2, ये वैल्यू आती है इसकी, सॉरी ये आती है 850 के आसपास, और ये वैल्यू आती है 750, सही है ना। ये नेट में भी 4 नंबर में सवाल आया हुआ है। तो सवाल कोई भी हो, कहीं पर भी आप डिस्कस कर रहे हो, तो उसकी बात जानकारी हमें होनी चाहिए, क्लियर है, याद रखना ना, पूछा जाए तो। आगे बढ़ते हैं, कह रहे यार लोब ऑफ पी ऑर्बिटल बियर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। देखो पी ऑर्बिटल बेटा कैसा होता है सर, डंबल शेप होता है, डंबलाकार होता है, डंबल शेप होती है, सही है। इनमें आपको पता है बीच में एक नोडल प्लेन होता है, नोड जो नोड से पास करता है, नोडल प्लेन वहां से पास होता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी शून्य होती है। कह रहे लो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, मैं पहले ही बताता हूँ, ये चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करते, वेव फंक्शन से आते हैं। पॉजिटिव लोब बिलोंग टू न्यूक्लियस नहीं भाई, साइन ऑफ वेव फंक्शन फॉर ए लोब। ये हमारे पास जो ऑर्बिटल है, देखो हमारे पास, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बेटा हम जो वेव फंक्शन पढ़ते हैं साई एन एल एम, दो पार्ट होते हैं, एक रेडियल पार्ट जो एन और एल पे डिपेंड करता है, एक एंगुलर पार्ट जो एल और एम पे डिपेंड करता है। एंगुलर पार्ट से हम ऑर्बिटल की पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन लेके आते हैं ना, यानी कि ऑर्बिटल का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो हम किससे लेके आते हैं, एंगुलर पार्ट से, सही है। और एस ऑर्बिटल जो होता है उसमें एंगुलर पार्ट कांस्टेंट होता है, मतलब एंगुलर पार्ट होता नहीं है ना। एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम सोडियम पोटेशियम, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आपको पता है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, यहाँ पे साइज का मान बढ़ता है क्योंकि एन का मान बढ़ता है, यहाँ कोई एक्सेप्शनल नहीं है, सही है ना। यानी कि जो हमारे पास बोर के अनुसार हम रेडियस लेके चलते हैं 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, ये हमारे पास होता है, जितना एन बढ़ेगा साइज बढ़ेगा। वेरिएशन कहाँ है, वेरिएशन कहाँ है, यहाँ कोई वेरिएशन नहीं है, यानी कि ऊपर से नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा। एक ध्यान ये रखना, जहां आप फंस सकते हो बेटा, सही है ना, जहां पे जेड इफेक्टिव जो है वो डोमिनेंट कर जाता है किसके ऊपर, एन के ऊपर डोमिनेंट कर जाता है, वो केस आता है बोरोन फैमिली में। सबसे छोटा साइज होता है बोरोन का, बोरोन के बाद गैलियम, एल्यूमिनियम इससे बड़ा हो जाता है ना, फिर आपके पास इंडियम आता है, फिर आपके पास थैलियम आता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको ना, बोलो। देखो जहां जो भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऐप में रिवीजन सेशन भी देखोगे, यूट्यूब पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, आप अगर उनको देखोगे आपको पेपर में सवाल वही से मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं यार, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। देखो भाई थर्ड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकंड भी। दूसरा, हमारे पास क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से भी ज्यादा होती है, सही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है विद्युत बंधुता, इलेक्ट्रॉन को बांधने की क्षमता, सही है ना। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी सोचेंगे हम उसकी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाता है ना, सही है। चलिएगा भाई तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, अगर मैं बात करूं यहां पे अगर देखा जाए हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, जो ऑर्डर होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, भाई सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है, फिर आपके पास फ्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है। अब ऐसा ऑर्डर आप देखो, क्लोरीन सबसे ज्यादा किसमें है सर जी, यहाँ पीछे दे दिया, ये ऑप्शन कट गया है, ठीक है, यहाँ फ्लोरीन आगे दे दिया, ये ऑप्शन कट गया है, यहाँ पे आपका क्लोरीन दिया, यहाँ आयोडीन आगे दे दिया, ये ऑप्शन कट गया है। तो ऑप्शन देखते हुए चलना है, क्लोरीन की देखो फ्लोरीन से भी ज्यादा है और ब्रोमीन से भी ज्यादा है,
इसलिए डी ऑप्शन बन गया। ऐसे ऑक्सीजन परिवार आ जाए, ऑक्सीजन परिवार में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है? सबसे सल्फर की होगी, एससी की होगी, टीई की होगी, फिर आपका पीओ आएगा, फिर आपका ऑक्सीजन आएगा। ये ध्यान रखना भाई, पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही फोस्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन से क्या होती है? ज्यादा होती है, सही है ना। थर्ड पीरियड के एलिमेंट की कोरस्पोंडिंग सेकंड पीरियड के एलिमेंट से ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? बॉक्साइट का, और बॉक्साइट कौन सा है? देखो बॉक्साइट और फेमस हो रहा है बेटा एल्यूमिनियम का, सही है। Al2O3, ये तो आप सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो बेटा, ये कोरंडम होता है ना, कोरंडम स्ट्रक्चर हम इसका पढ़ते भी है ना एल्यूमिनियम का। ये आपका होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट में यहाँ पे 3 दिया हुआ है, जनरली हमारे पास 2 होते हैं ना बॉक्साइट, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी। Na3Al3, ध्यान रखना ये भी एल्यूमिनियम का फेमस और है। क्रायोलाइट, ये सब आपको मेटलर्जी में पढ़ाए हुए भी है ना, सही है। AlF3, तो AlF3 से रिलेटेड अगर सवाल आ जाए, ये कह दे AlF3 में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, तो याद रखना AlF3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। AlF3 में कमाल हो सकता है बेटा, ये आयनिक क्रिस्टल के रूप में एग्जिस्ट करता है और ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में रहता है। ध्यान रखना कैसे स्ट्रक्चर में रहता है, ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में रहता है AlF3। कभी पूछ भी ले सवाल ना, ये इस तरीके से, मतलब यहां पर आप कभी ये वाली हाइब्रिडाइजेशन मत बना देना यहाँ पे कि भाई AlF3 जो है AlCl3 की तरह क्या बन जाएगा, इस तरीके से ये पॉलीमेरिक फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। समझा नहीं समझे? हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले बेटा, याद रखिएगा sp3d2, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितना होता है? 6। इससे रिलेटेड ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है ना। हालांकि बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं आयनिक होता है बेटा, आयनिक क्रिस्टल ना आयनिक होता है, ठीक है, उसी वजह से इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होती। यस, द नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम, देखो भाई नाइट्रोजनेज एंजाइम क्या करता है बेटा, हमारे पास क्या करते हैं हम, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है अगर पूछा जाए तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ना 2 तरीके से हम करते हैं भाई। एक तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है जो आपका हैबर प्रोसेस होता है, सही है ना, एक इंडस्ट्रियल होता है, एक आपका हैबर प्रोसेस होता है जिसमें हम Fe और मोलिब्डियम एज ए कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। आयरन कैटलिस्ट होता है, मोलिब्डियम प्रोमोटर होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब यही होता है N2 का कन्वर्जन किस में बेटा, अमोनिया में। एक काम हमारे पास क्या करते हैं जो नेचुरल प्रोसेस होता है, ये हम काम हैबर प्रोसेस में करते हैं जहां FeMO यूज करते हैं ना, हैबर प्रोसेस। एक बार ये सवाल पूछा भी गया था, NTPC में पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ हैबर प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। एक नेचुरल प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस जो है जिसको हम नाइट्रोजिनेज एंजाइम से कराते हैं, जिसको हम बोलते हैं किससे कराते हैं, राइजोबियम से। किससे कराते हैं, राइजोबियम हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, यानी कि इनकी प्रेजेंस से हम N2 का कन्वर्जन करा देते हैं किस में, अमोनिया में, सही है। और नाइट्रोजनेज एंजाइम में भी हमारे पास कौन से कैटलिस्ट होते हैं, कौन से मेटल प्रेजेंट होते हैं, मोलिब्डियम और Fe, सही है। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से, वो भी बता देता हूं। जब N2 का हम कन्वर्जन करते हैं किस में, अमोनिया में, तो याद रखना आपसे पूछा जाएगा बताओ कितने H पॉजिटिव और कितने O2 इन्वॉल्व होते हैं। तो याद रखना भाई हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन 8 H पॉजिटिव इन्वॉल्व होंगे और 16 ATP के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये सवाल आपका CSIR नेट में भी आया हुआ है, सही है ना। तो याद रखना, क्या याद रखोगे बेटा, ATP कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, कितने ATP के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, समझ गए, क्लियर है। चलो अगला सवाल देखो भाई, मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। देखो भाई सुनो ध्यान से भाई, क्लोरोफिल में जो रिंग होती है उसको हम बोलते हैं क्लोरीन रिंग। अब पेपर में कई बार मान लो क्लोरीन रिंग ऑप्शन नहीं भी देता तो फिर वहां ऑप्शन में प्रोफाइल रिंग देगा, ऐसा सेकंड ग्रेड में कर चुका है।
इसमें मेटल बाइंड करता है मैग्नीशियम। समझा नहीं समझे? कौन सा मेटल बाइंड करता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। जहां कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना। प्लांट CO2 लेते हैं, पानी लेते हैं, अरे बोलो, और हमारे पास किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं ना, और साथ में ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं ना। रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, रेडॉक्स प्रोसेस होता है, CO2 का रिडक्शन होता है, पानी का ऑक्सीडेशन होता है। मैग्नीशियम के अलावा कौन सा मेटल इन्वॉल्व होता है यहाँ पे? मैग्नीज। दो फोटो सिस्टम होते हैं, पूरा पढ़ा है आपने। एक फोटो सिस्टम 680, एक 700 नैनोमीटर पे होता है। बोलो। जो क्लोरोफिल होता है वो हमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो आपसे पूछ ले बेटा, अगर क्लोरोफिल ग्रीन कलर का है तो उसने किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया है? तो रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है, क्योंकि 680 से 700 नैनोमीटर रेड कलर की लाइट हमारे पास क्या बोलते हैं, ये जो वेवलेंथ जो रेंज है वो हमारी रेड कलर की लाइट की होती है, क्योंकि आपको पता है विजिबल रीजन 400 से 800 नैनोमीटर होता है। और आपको पता है वोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, रेड की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। तो 800 के आसपास कौन लाई करता है आपका बेटा? 600 से 650 से लेके 800 रेड कलर की लाइट। तो पूछा जा सकता है क्लोरोफिल जो है रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और दिखता हमें ग्रीन है, सही है ना। कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी पढ़ते हैं ना। अरे भाई कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी पढ़ते हैं, वोयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर किसी ने रेड कलर की लाइट को अवशोषित किया है, एब्जॉर्ब किया है, तो हमारी आंखों को कैसा दिखेगा? उसका कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन कलर दिखेगा, सही है। तो जो क्लोरोफिल है वो रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करती है, और क्लोरोफिल जो है वो हमें ग्रीन नजर आता है हमारी आंखों को। समझ गए? दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी। कोऑर्डिनेशन स्पेक्ट्रा में भी आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलिएगा, जितनी बातें मैं बता सकता हूं बताता हुआ चलूंगा। कैल्शियम इन बोन्स और टीथ। देखो कैल्शियम जो हमारी बोन होती है उसकी आउटर कोटिंग जो होती है बेटा, वो हमारी होती है किसका? उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हाइड्रोक्सी एपेटाइट ये हमारे आउटर कोटिंग होती है किसकी? टीथ की। और ये हमारे पास होता क्या है? ये हमारे पास होता है बेटा कैल्शियम फोस्फेट। क्या होता है? कैल्शियम फोस्फेट। देखा होगा कहीं खारा पानी होता है, जहां पानी में फ्लोराइड ज्यादा होता है, तो जो फ्लोराइड है वो टीथ पे जाके डिपॉजिट होता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा, अगर ऐसा सवाल पूछा जाए, फ्लोराइड एपेटाइट, फ्लोरो एपेटाइट बोल देते हैं। तो याद रखना टीथ में जो प्रेजेंट होता है वो हमारा क्या होता है? कैल्शियम फोस्फेट। समझ गए? कर लोगे? ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। लो जी, CFSE पूछ रहा है भाई। देखो बेटा कोबाल्ट +3 है, आपको बताया हुआ है। कोबाल्ट +3 में तो पानी भी SFL होता है, वाटर भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो आपको पता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अमोनिया तो पानी से और भी आगे लाई करता है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में याद रखना सबसे आगे पाई एक्सेप्टर लिगेंड आते हैं, फिर ओनली सिग्मा डोनर आते हैं, फिर आपके पास पाई डोनर आते हैं। तो ये जो लिगेंड का बिहेवियर है ये कैसा होगा? SFL। अब आपको पता है कोबाल्ट +3 में है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? D में 6 होंगे। और SFL है तो कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा? लो स्पिन बनेगा। बेटा इलेक्ट्रॉन भरने आने चाहिए, इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? T2G6 इजी 0 यही भरोगे। अब जब आपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे भर दिए हैं, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे भर दिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही भरोगे। अब आप जब CFSE निकालते हो तो पता है आपको, नीचे चलता हूं तो -0.4 डालो, ऊपर चलता हूं तो +0.4 डालो। CFSE अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पे तो बेटा 6 को कितने से गुणा करोगे? 4 से, यानी कि 2.4 डालो। दूसरा, यहाँ पे लिगेंड की वजह से पेयरिंग भी हुई है, लेकिन उसने पेयरिंग नहीं दी, पेयरिंग नहीं दी ऑप्शन में ना। लेकिन वैसे अगर पेयरिंग, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सर पेयरिंग भी कितने पेयर हुए हैं? लिगेंड की वजह से कितने पेयर हुए हैं? 2 पेयर हुए हैं। कितने पेयर हुए हैं? 2। क्योंकि डी में जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हो 1 2 3 4 5 6, एक तो ये पेयर कैसा है? ये नेचुरल पेयर, ये लिगेंड की वजह से नहीं हुआ है। लिगेंड की वजह से 2 ही पेयर हुए हैं, इसलिए यहाँ कितनी पेयरिंग चिपकाते हैं? 2 पेयरिंग। लेकिन पेयरिंग यहाँ दी नहीं। बोलो, केवल मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रहा है, पेयरिंग नहीं पूछी उसने, कहीं पी लगा के ही नहीं दिया। अब एक बात याद रखना, जो डेलो हो, डेलो डेलो को कितना DQ लिखते हो? 10 DQ लिखते हो। तो ये आपका कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 24 DQ + 2 पेयरिंग।
मैग्नीट्यूड पूछ रहा है 24, ये रहा ऑप्शन में, पहला ऑप्शन बन जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? चलें आगे, चलिएगा अगला सवाल देखो भाई, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आइएगा, एक बड़ा सिंपल सा फंडा है, देखो भाई, जिसको भी इफेक्टिव नंबर निकालना नहीं आता सुन लो ध्यान से बेटा। ई ए एन, ये किसने रूल प्रपोज किया था? ई एन किसने प्रपोज किया था पूछ ली, सिडविक ने। सिडविक ने बताया था, सिडविक ने दिए थे रूल भाई, ई एन को कैसे कैलकुलेट करना है। ये बोला मेटल का एटॉमिक नंबर लिख लो। दूसरी बात ये बोला 2 इंटू एन कर दो, एन होगा नंबर ऑफ लिगेंड, और भाई साहब जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आप घटा दो, ये बोला बस। अब आपके पास ये ईएन है, और अगर ईएन का मान आपके पास आगे वाली नोबल गैस के बराबर मिल जाता है, यानी कि 3D वालों के लिए क्रिप्टोन के बराबर आ जाता है, 4D वालों के लिए जीनोन के बराबर आता है, 5D वालों के लिए रेडोन के बराबर आ जाए, और 6D वालों के लिए ओजी के बराबर आ जाए 118, सही है। तो फिर वो जो कंपाउंड होगा वो ईएन की पालना करता है। बाकी हमसे बस नंबर ही पूछा है, बताओ भाई। एल्यूमिनियम क्या दिया? आयरन, बेटा सीओ न्यूट्रल लिगेंड, आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। आयरन है आयरन, एटॉमिक नंबर 26, लिगेंड कितने? 5, 5 गुना 2, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। कितना आसान सवाल है यार, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लो आप, ऐप पे सब पढ़ा रखा है, नंबर मिस नहीं करने, सही है ना। जैसे हरियाणा में सिलेक्शन आए पीजीटी में, आरपीएससी में तो आते ही हैं, इस बार पंजाब में भी आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। बहुत सारे साथी ऐप पे जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप देखो, आप पढ़ रहे होंगे और फिर आप अपने पेपर का लेवल देख रहे होंगे, तो आपको नहीं लग रहा जो कंटेंट हमारे पास है उसी से बात बन जाएगी, कोई आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें थोड़ी करेक्शन कर देता हूं बेटा, पेपर में जो सवाल था उसमें यहां पे आपको डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र दिया हुआ था। आओ देखो, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे। सवाल किसका है साहब? सर जी कॉपर H2O6+2 कह रहा है, इसमें जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र में लाई कर रहा है। बेटा ये जेटीडी का सवाल है। किसका सवाल है? जेटीडी। तो देखो ध्यान से सुनना, जब हम जेटीडी पढ़ते हैं, जॉन टेलर डिस्टोर्शन पढ़ते हैं, तो आपको पता है जेटीडी जो होता है वो टेट्रागोनल डिस्टोर्शन होता है। कैसा डिस्टोर्शन होता है? टेट्रागोनल डिस्टोर्शन। ये लिगेंड की वजह से नहीं होता, ड्यू टू मेटल, मेटलो जनरेटेड डिस्टोर्शन होता है, सही है ना। मेटल में जब भी T2G और इजी अनसिमेट्रिकल फील्ड होते हैं तो जेटीडी अराइजेस, जेटीडी हो जाता है। अब ये दो तरीके से होता है, एक आपका जेड आउट, जेड आउट में दो बॉन्ड बड़े हो जाते हैं, एक आपका जेड इन, जिसको हम टेट्रागोनल कंप्रेशन बोल देते हैं। भाई दो बॉन्ड छोटे हो जाएं, इसको हम क्या बोल देते हैं? इलोंगेशन। अब इनका डायग्राम याद रखना भाई, देखो ध्यान रखना, जब भी जेटीडी मतलब जेड आउट होता है, ध्यान रखना जेड आउट जब होता है तो इलेक्ट्रॉन डी जेड स्क्वायर में भेजेंगे, इलेक्ट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन भेजेंगे उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो याद रखना जेड आउट जो होता है उसमें बेटा जो जेड वाले ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी कम हो जाती है। ये हमारे पास बनता है, जेड वाले दो होंगे, डी एक्स जेड डी वाई जेड, ये कौन होगा? डी एक्स वाई, ये कौन होगा? डी जेड स्क्वायर, ये कौन होगा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जेड इन जब होता है तो याद रखना एक्स और वाई वाले जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है, तो नीचे कौन आ जाएगा? डी एक्स वाई बोलो, फिर कौन आएगा? डी वाई जेड डी एक्स जेड डी वाई जेड, फिर एक डब्बा कौन आएगा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर कौन आएगा? डी जेड स्क्वायर। क्योंकि अगर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होता, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल में तो यही कहानी होती है भाई, ये T2G और ये आपका इजी, अगर ऑक्टाहेड्रल होता है तो सही है। लेकिन जब जेड आउट होता है तो ये डब्बे ऐसे टूट जाते हैं, ऐसे तो टूटते हैं भाई, बस मैंने अब आपको डायग्राम समझा दिया। ये नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल तब होता है। अब याद रखना, जब इलोंगेशन हो, जेड आउट हो, जेड वालों की एनर्जी कम कर दो, जब जेड इन हो, जेड वालों की एनर्जी बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन भरो। कॉपर +2 है, D9 है, अब कह रहा है यार अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में बैठा है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, तो भरो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसा पेपर वाला कहेगा वैसे कर देंगे, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, ऐसे तो भरते हैं। अब आप खुद देखो, बोल रहा है
कि भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, तो क्या होगा, इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब क्या है भाई, ये जड़ के अलोंग दो बॉन्ड क्या हो जाएंगे, बड़े। अगर कह देता अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा है, डी जेड स्क्वायर में, तो फिर क्या कहते, जड़ के अलोंग जो दो बॉन्ड हैं वो क्या हो जाएंगे, छोटे। ये कंप्रेशन हो जाएगा, ये यहां क्या हुआ, इलोंगेशन। समझ आया नहीं आया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इलोंगेटेड। सही है, क्लियर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ओहो, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है भाई, बताओ एब्लोक एलिमेंट का है। देखो बेटा, ऑक्सलेट लिगेंड हमें दिया हुआ है। ऑक्सलेट, ऑक्सलेट लिगेंड जो है वो आपके पास कैसा लिगेंड होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। सर ऑक्सलेट लिगेंड जो है वो हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड है। यस, ठीक है, अब वही आ रही है, ठीक है। देखो भाई सुनो ध्यान से, एक मैं आपको और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अगर आपसे शेप और ज्योमेट्री से रिलेटेड अगर यहाँ सवाल पूछा जाएगा, वैसे देखो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभी तक आए गए हैं, एस ई के साथ आपको 6 लिगेंड दे देगा, सही है ना, सीरियम के साथ 6 दे देगा, दूसरा कार्बोनेट CO3 2 माइनस बनेगा, ये 5 दे दे, जैसे अब ये थोरियम वाला दिया। तो यहाँ जो लिगेंड होते हैं ना बाइडेंटेट का बिहेव करते हैं, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 12। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 10। ज्योमेट्री बोले 12 में हमेशा क्या बोलोगे, आइकोसाहेड्रल। 10 में हमेशा क्या बोलोगे, बाई कैप्ड डो डेकाहेड्रल। क्या बोलोगे, बाई कैप्ड डो डेकाहेड्रल। सही है। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है, इसमें देखो, अगर हम देखें ऑक्सलेट, ऑक्सलेट तो आपका बाइडेंटेट ही होता है, ये रहा ऑक्सलेट, सही है ना। ये आपके पास मेटल आएगा, ये इसके साथ ज्वाइन कर जाएगा, सही है। अब एक बड़ा बहुत सारा समस्या जो है बच्चों को होती है कि यार ये स्क्वायर एंटी प्रिस्मेट्रिक बनेगा या फिर ये दो डेकाहेड्रल बनेगा। तो याद रखना, अगर रिंग का साइज 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, हमेशा दो डेकाहेड्रल बनेगा, वो स्क्वायर एंटी प्रिस्मेट्रिक में स्टेबल नहीं होगा। 5 मेंबर में ऐसा हो जाता है कि यार कोई स्क्वायर एंटी प्रिस्मेट्रिक का भी केस आ जाता है और आपके पास दो डेकाहेड्रल का भी आ जाता है, उसमें दोनों चलते हैं। तो ये तो आपके पास बाइडेंटेट है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपका 8 ही बनेगा, सही है ना। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, अगर ये जो चिलेटिंग रिंग है इसका बड़ा साइज है, यानी कि 6 मेंबर की आ गई, मान लो मैं ये कहता ZR AC का 4, ये 6 मेंबर की रिंग बना रही है, जितनी बड़ी रिंग बनाएगी चिलेटिंग रिंग उतना स्क्वायर एंटी प्रिस्मेट्रिक ज्यादा स्टेबल होता है, सही है। अगर बाइडेंटेट लिगेंड 3 मेंबर 4 मेंबर की रिंग बना रहा है, उस केस में हमेशा दो डेकाहेड्रल ही बनेगा। जैसे दो डेकाहेड्रल पढ़ते हो ना, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं बेटा, O2 4, ये पढ़ते हैं ना हम, क्रोमियम वाला कॉम्प्लेक्स हम पढ़ते हैं, ये सही है। O2 4 ये हमारे पास कैसा बनता है, कितने मेंबर की रिंग बनाता है, O2 3 मेंबर की, इसलिए क्या बनता है, डोडेकाहेड्रल। डोडेकाहेड्रल ऐसे तो बनाते हैं। ये AC लिगेंड है बेटा, ये कितने मेंबर की रिंग बनाएगा, 6 मेंबर की। तो ये रहता है, सही है ना, तो उस क्वेश्चन में देख लेना। बाकी मैंने एप्लोक एलिमेंट में
कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री, हाउस क्राफ्ट, एटकिंस के सारे एग्जाम्पल करवा रखे हैं। और पीवाईक्यू जो डाले हुए हैं एप ब्लॉक के, मैं कह रहा हूं आपको, एप ब्लॉक के पीवाईक्यू जो हैं, जो हमारे हैं, जो हमने बहुत सारे एग्जामों के डाले हुए हैं, आपको एप ब्लॉक का सवाल उन्हीं में से मिल जाएगा। तो पहला काम तो आपको यही करना है, यूनिट को अच्छे से पढ़ना है, फिर पीवाईक्यू पे जाना है, फिर टेस्ट पे जाना है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करोगे तो बेस्ट हो जाएगा। बाकी यूट्यूब पे मैं आपके लिए आता रहूंगा, ठीक है। उसके अलावा जो भी साथी सेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइव बैच पीजीटी केमिस्ट्री का, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का 29 जुलाई से हमारा स्टार्ट हो रहा है ना। तो जरूर बता देना अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी करना चाहें, ठीक है। रिजल्ट आप देख ही रहे हो, रिजल्ट की कोई वो नहीं है, रिजल्ट खूब है, सही है ना भाई। जब हम मेहनत करेंगे, जब सारी चीजें हम अच्छे से सीखेंगे, हर टॉपिक पे काम करेंगे, तो फिर रिजल्ट आएगा ही। तो आप भी अपने हर टॉपिक पे काम करो, छोड़ना नहीं है। पंजाब पीजीटी में कोई सिलेबस नहीं छोड़ना है, ठीक है। हाँ, और भी और कोई जानकारी, बहुत सारे साथी क्वेरी कर रहे थे पंजाब पीसीटी, भाई डिले मत करो ना, सही है ना, आपको बेनिफिट ही होगा। आप कोर्स लेके 5 टॉपिक भी पढ़ोगे तो मैं कह रहा हूं उन 5 टॉपिक जो ऐप पे आप पढ़ रहे हो उनसे आपको पेपर में सवाल मिलेगा। तो डोंट बी डिले, अच्छे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे वीडियो यूट्यूब पे इसी तरीके से आते रहेंगे, आप पढ़ाई करते रहो।